नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। वैसे तो आज का दिन खबरों भरा रहा। आज बकायदा मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल का आखिरी फेरबदल हुआ। इस फेरबदल में 8 लोगों को जगह दी गई। वहीं कल कांग्रेस ने अपने संगठन में आमूलचूल फेरबदल किए, नए महासचिव बनाए, नई वर्किंग कमेटी बनाए और सचिवों और महासचिवों को नई जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा घटनाक्रम पिछले कई दिनों में चल रहा था वो था जेडीयू और बीजेपी के बीच की खींचातानी। और खींचातानी का परिणाम ये हुआ कि आखिरकार कल बीजेपी और जेडीयू का साथ टूट गया। कारण रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की छवि सांप्रदायिक छवि है, विभाजन करने वाली छवि है, बांटने वाली छवि है। पूरा देश उनको कभी मंजूर नहीं कर सकता, ऐसी छवि है। भले से नीतीश कुमार को आज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सेक्युलर बता रहे हों, लेकिन यही नीतीश कुमार 2003 में, 2002 में एनडीए के साथ थे, नरेंद्र मोदी के साथ थे, नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ थी और उसके बाद भी लगातार 10 साल तक उनसे अपना नाता कायम रखा। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नीतीश कुमार ने उस वक्त नरेंद्र मोदी की तारीफ के कसीदे कैसे पढ़े थे, क्या क्या कहा था, और उसके बाद इस बड़ी बहस को हम आगे ले जाएंगे कि क्या नीतीश ने मोदी के नाम पर संबंध तोड़कर फरेब किया है और क्या मोदी की राह उन्होंने आसान तो नहीं कर दी। दोनों मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहा था नीतीश कुमार ने 10 साल पहले। विश्वासघात है तो दूसरी तरफ से, और जो लोग अपने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएगा। बीजेपी से गठबंधन टूटे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। किनारे कर लीजिए, आप लोग छोड़ लीजिए। आप लोग उन्हें अब जनता को ये समझाना पड़ रहा है कि बीजेपी से आखिर गठबंधन तोड़ने का ऐलान क्यों करना पड़ा। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि पुराने लोग चले जाएं। कोई मजबूरी में गठबंधन नहीं होता। गठबंधन होता है आपस में समझदारी के साथ और रजामंदी से होता है। अगर वो कोई आधार नहीं छोड़ेंगे, उसकी कोई सूरत नहीं छोड़ेंगे तो अलग होना पड़ता है। वो अलग हो गए। दरअसल नीतीश कुमार अब बीजेपी के तीरों से बचने के लिए दलीलों की ढाल बनाने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी का खुला आरोप है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता ने 2010 के विधानसभा चुनाव में जो जनादेश दिया था उसका अपमान हुआ, उस जनादेश के साथ घात हुआ, विश्वासघात हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 18 जून को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। जब कैबिनेट की मीटिंग में भी नहीं आए तब तो फिर हम लोगों को अलग होने का अपना रास्ता तय करना ही पड़ा और पड़ता ही। और इसमें अगर कोई विश्वासघात की बात न करे, विश्वासघात है तो दूसरी तरफ से, और जो लोग अपने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएगा। नीतीश कुमार का दावा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनने से रोकने के लिए बीजेपी से किनारा किया। समझ गया। वो जेडीयू के धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए कुर्बानी देने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार अब क्यों सफाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की सफाई से पहले उन पर सवाल बनकर सामने आया 13 दिसंबर 2003 का ये वीडियो। काम कर रहा इसके लिए की मदद लेनी पड़ती। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री थे। वो मुंद्रा आदिपुर रेल लिंक का उद्घाटन करने गुजरात गए थे। मंच पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। गुजरात दंगों के दाग तब ज्यादा गहरे थे, लेकिन नीतीश कुमार उस दिन मोदी की तारीफों के पुल बांधते रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं अपनी पूरी बधाइयां देता हूँ। उसको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। जिस मोदी में
नीतीश कुमार देश का नेता बनने की काबिलियत देख रहे थे, उन्हीं मोदी के नाम से उन्हें इतनी चिढ़ क्यों है? बीजेपी का ये सवाल अब नीतीश कुमार को बेचैन कर रहा है। सरकारी कार्यक्रमों में ये मान्य परंपरा है, एक दूसरे की शिकायत नहीं की जाती है सरकारी कार्यक्रम में, वो एक प्रोटोकॉल है, एक मान्य सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी में 2014 की चुनावी सफलता हासिल करने के लिए चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष मैंने गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना दिया, यही हमारा अपराध। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने के बाद बीजेपी ने मोदी के गुणगान वाला उनका पुराना वीडियो सामने कर दिया है। बीजेपी का इरादा नीतीश कुमार को इस सवाल में घेरने का है कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का नीतीश का फैसला जायज है या सियासी फरेब। नीतीश कुमार जी के जो विचार उस वक्त के थे, उन विचारों में आज क्यों भटकावा गया, यह माननीय नीतीश जी को बिहार की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। वैसे दिखाने को तो बीजेपी के नेता खुद को ठगा हुआ बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का धर्म संकट खत्म कर दिया है। किनारे कर लीजिए। अब तक बीजेपी के ज्यादातर नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम लेने से परहेज कर रहे थे, लेकिन अब बिहार से दिल्ली तक बीजेपी डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने में जुट गई है। हम अपने फैसले स्वयं करेंगे। एनडीए का जब फैसले की बात आएगी तो एनडीए से बात किया जाएगा। पार्टी का अपना फैसला पार्टी करेगी, और जो भी फैसला श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस पर किसी तरह से पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे एक बार ये गठबंधन टूटे, चाहे 10 बार टूटे। अब बहस का मुद्दा ये भी है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर मोदी की राह रोकने की कोशिश की है या फिर मोदी की राह खुद नीतीश कुमार ने आसान कर दी है। बिहार में बीजेपी के नेता अब नीतीश कुमार के साथ दोस्ती के निशान तक मिटाने में जुटे हैं। वो नीतीश कुमार के खिलाफ जनता के बीच जाने का ऐलान कर चुके हैं, और नीतीश कुमार की मजबूरी ये है कि वो अपने ही घर में बीजेपी पर खुलकर हल्ला भी नहीं बोल सकते। सुशील मोदी जी से या बिहार के भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं से कभी कोई शिकायत नहीं रही। हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध रहा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी होने लगे, तब से समस्या शुरू हुई है। समस्या कोई हम लोगों की तरफ से नहीं शुरू हुई। बीजेपी पर हमले की शुरुआत नीतीश कुमार और जेडीयू ने की थी। काफी दिनों से तिलमिला रही बीजेपी अब पलटवार की मुद्रा में है। धर्म संकट अब नीतीश कुमार के सामने है, क्योंकि अब उनके धर्म निरपेक्षता पर सवाल वो नेता उठा रहे हैं जिन्हें कल तक नीतीश कुमार ही अपना धर्म निरपेक्ष दोस्त बता रहे थे। विनायक के साथ शिशिर चौबे, पटना, इंडिया न्यूज। तो नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, क्या वो एक राजनीतिक फरेब है और क्या उन्होंने मोदी की राह और आसान कर दी है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू यादव जी की पार्टी है उसके प्रवक्ता मनोज झा साहब, डॉक्टर मनोज झा, और तीसरे हमारे साथ चौथे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शाबिर अली साहब। रीता जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले ही तो कहा है कि नीतीश कुमार एक सेक्युलर आदमी है। 13 दिसंबर 2003 को वो कच्छ में जाकर बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी को इस देश की जरूरत है, नरेंद्र मोदी को बाकायदा देश की राजनीति में यानी दिल्ली की राजनीति में आना चाहिए, और गुजरात के दंगे जो हैं वो एक बुरा अध्याय था और उसको लेकर गुजरात पर कीचड़ नहीं उछाला जाना चाहिए था। तो वो तो बीजेपी की बात कर रहे थे 2003 में, तो सेक्युलर कहां से हो गए वो? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो पिछले 17 साल संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा,
ये ना तो बिहार वालों के गले के नीचे उतर रहा था, ना हम लोगों के मतलब देशवासियों के। और जो उनकी कार्यगुजारी रही है पिछले 7-8 सालों में, तो खासतौर से मैं कहूंगी, उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि वो नरेंद्र मोदी जी को इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि 2002 का कलंक उनके माथे पर है, निर्दोष लोगों की हत्या का कलंक है, और इसीलिए वो वहां चुनाव भी लड़वाते रहे लोगों को। इसीलिए उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्पष्ट कहा गया कि अगर वो बताएंगे नहीं कि कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार है तो मानकर चलेंगे कि उन्हीं को पुश किया जा रहा है। जिस तरह से खुलकर आरएसएस की भूमिका पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में खुलकर सामने आई है, और ये स्वीकार किया खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के कि उनके ही दखलंदाजी से, उनके ही मध्यस्थता से जाकर अडवाणी जी के मामला सुलझा। और यह भी स्पष्ट था कि मोदी जी का चयन ही तब हुआ जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखाई। ऐसी परिस्थितियों में नीतीश जी को एक स्पष्ट मत लेना था कि क्या वो अकलियत, वो अल्पसंख्यक बिहार के जो उन पर यकीन कर बार बार इसलिए वोट देते आए कि उनके वजह से वो सुरक्षित रहेंगे, तो क्या उनके साथ इन्होंने वादा खिलाफी करी, झूठ बोला, और उनके प्रति क्या वो अविश्वासघात करेंगे? अन्यथा वो एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करेंगे कि वो एक सांप्रदायिक पार्टी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, उस निर्णय का स्वागत हुआ है, और मैं समझती हूँ कि उनकी जो कारगुजारी वो स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि कम से कम वो कट्टरपंथी नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है, और वो भारतीय जनता पार्टी की हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि उनका, अरे वही नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे कुर्सी के लिए 10 साल पहले। रीता जी, आपने सवाल नहीं सुना, आपने सवाल नहीं सुना। वही नीतीश कुमार रिकॉर्ड के अंदर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। आपका सवाल, तो उन्होंने जो गलती की उसको सुधार रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों है? मैं समझती हूँ कि अगर 10 साल पहले, 14 साल पहले उन्होंने कोई गलती करी और आज उसको सुधार रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं। देखिए लालू जी की पार्टी क्या कह रही है, डॉक्टर मनोज झा, गलती करी नीतीश कुमार ने, सुधार ली। आप 10 साल 15 साल से ऐसे ही कांग्रेस के पीछे घूम रहे हैं, ये तो नीतीश जी के पास जा रहे हैं। दीपक जी, बहुत ही सार्थक बहस है, इसलिए इसमें कुछ बातें साफ तौर पर रखना चाहूंगा। 2003 के दिसंबर में जब नीतीश जी गुजरात के मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय फलक पे आने का न्योता दे रहे थे, तब तक बीजेपी के भी किसी नेता ने यह न्योता उन तक नहीं पहुंचाया था। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, ये सांप्रदायिकता के 1990 के बाबरी मस्जिद संस्करण और 2002 के गुजरात दंगे के संस्करण के बीच का एक राइट विंग कॉन्फ्लिक्ट है। नीतीश जी उस राइट विंग कॉन्फ्लिक्ट में 1990 के बाबरी मस्जिद संस्करण को धर्मनिरपेक्ष मानने लगे हैं, और 2002 के दंगे को 2013 में अब उसको मानते हैं। फिर इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री थे बाल्डविन, उन्होंने कहा कि अवसरवादिता सबसे बढ़िया सिद्धांत है, अगर तैरना है तो अवसरवादी रहो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अवसरवादिता को धर्मनिरपेक्षता का नाम दे रहे हैं, और धर्मनिरपेक्षता इससे आहत हुई है। उनको 11-12 साल की जो बिहार के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की त्वरित जो एक्सपेंशन हुआ है, इसके लिए क्यों चुप रहे? आज मोदी फिरका परस्त नहीं हुए हैं। मोदी जी की तारीफ में जो कसीदे आप सुना रहे हैं, उसके अलावा 4 हम भी आपको सुना सकते हैं। वो साबित करते हैं कि ये शरीके सफर रहे हैं, इस स्क्रिप्ट के साझेदार रहे हैं। और आज सडनली, और कांग्रेस के बारे में सिर्फ एक छोटी टिप्पणी करूंगा, 128 साल पुरानी पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में कई लड़ाइयां लड़ी होंगी, उनको बहुत विवेक से काम करना होगा, क्योंकि आने वाला चुनाव 2 विपरीत ध्रुवों का चुनाव है। धर्मनिरपेक्षता पर हमारे दल ने परीक्षा दी है, उत्तीर्ण हुए हैं। हमने कभी परवाह नहीं की कि हम डूबेंगे या तैरते रहेंगे, हम तैरने के इच्छुक नहीं हैं, हम इस सिद्धांत के साथ रहने वालों में हैं। ये फर्क है हमारी और नीतीश जी की सीजनल रेनी सीजन वाली धर्मनिरपेक्षता में। मिल गए ना? हेलो, सीजनल रेनी सीजन वाली धर्मनिरपेक्षता यानी समय के साथ और मौसम के साथ बदलती है। मैं आपके पास आऊंगा सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, आ जाइए, अब आ जाइए। हाँ बिल्कुल, बोलिए, जवाब दीजिए। बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है। मैं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की
डेफिनेशन बता रहे थे, मुझे लगता है कि इतिहास जब आधी बताई जाए तो बड़ा खतरनाक होती है। इसलिए जब बात हो तो इतिहास पूरी बताई जाए, और कभी भी नीम हकीम खतरे जान होता है। तो मैं समझ सकता हूं मनोज जी की छटपटाहट, इनके आदरणीय नेता की जमीन खिसक रही है, इनकी छटपटाहट। और मैं देख रहा था सुधांशु जी उनके वक्तव्य से बड़े खुश हो रहे थे। आज उनको लग गया कि उनको एक साथ में कहीं मिलन होने की भी गुंजाइश है, इसलिए सुधांशु जी बड़े जोर से मुस्कुरा रहे थे। मैं आ रहा हूं आपकी बात पर। आपने आपके साथ हमें कोई 2002 से और आज तक धर्मनिरपेक्षता होती, उनको आरएसएस की गोद नहीं दिखाई आपकी। मैं कहा आप ये समझ लीजिए कि 2003 में नीतीश कुमार जी जो बात की वक्तव्य कह रहे थे कि ये शिष्टाचार थी, लेकिन उनकी अधूरी बात बताई गई, पूरी बात नहीं बताएगी। उन्होंने कहा कि जो आप पे ऊपर दाग लगे हैं इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर जब कोई किसी के घर जाता है तो उसको गाली देके नहीं आता। ये हमारा शिष्टाचार है, और ये शिष्टाचार नीतीश कुमार ने बड़ी खूबी से निभाई थी। जी आप आइए, मैं आपसे बात करने के लिए साबिर अली जी, अगर आपको ऐसा लगता है निपट लेंगे, पहले आप ही आ जाइए। एक मिनट, डॉक्टर मनोज झा, सुधांशु मित्तल जी, आपकी जो वक्तव्य आ रही है, डॉक्टर मनोज झा, सुधांशु मित्तल जी, साबिर अली जी, मैं देख रहा हूं उनके चेहरे की खिलखिलाहट। जी अरे वो तो मस्त है, लेकिन अब आप पस्त है। वो तो मस्त है, आप पस्त है। मैं मस्त, क्योंकि सीडी आ गया है। मैं तो मदमस्त हूँ, सीडी आ गया है। मैं मदमस्त हूँ, मैं पस्त नहीं हूँ। पस्त कोई और है भाई। एक छोटी बात, पस्त तो आरजेडी और बीजेपी दोनों है, मैं तो मदमस्त हूँ। आज आरजेडी छोटी बात कहना चाहता हूँ। आरजेडी कमेंट में उसके बाद नीतीश कुमार की पूरी बात सुनानी है मुझे। कुमार 2005 में जो तीर की लकीर साबिर अली जी, साबिर अली जी गंभीर विषय को बनाने की चेष्टा ना करें। मैं एक साफ सी बात कहना चाहता हूं कि आज पूरे दिन वो बोलते रहे प्रोटोकॉल। कम से कम मैं समझता था कि नीतीश जी के पास 4-5 बौद्धिक लोग हैं, प्रोटोकॉल की परिभाषा उनको नहीं पता है। कम से कम गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके प्रोटोकॉल समझ लें। ये प्रोटोकॉल नहीं होता है किसी को ये कहना कि तुम आओ यार, देश को आपकी आवश्यकता है। और आज अचानक आडवाणी जी की लिखी हुई स्क्रिप्ट का, मैं आडवाणी जी की आदर करता हूं, नीतीश जी ने प्रोटोकॉल कहा है। मनोज जी, मैं चूंकि आपकी वक्तव्य को बड़ी गहराई से सुनता हूं साबिर भाई, और आपका वक्तव्य बहुत बैलेंस साबिर भाई, नीतीश जी ने प्रोटोकॉल शब्द का इस्तेमाल किया। मैं अपने विवेक की बात किया। एक मिनट साबिर भाई, ऐसे मामला बिहार की राजनीति बन जाएगा। ऐसे मामला बिहार की राजनीति बन जाएगा। नहीं दीपक भाई, पहले सुन लेते, 1 मिनट, 2 चीजें सुनेंगे, 2 चीजें सुनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 चीजें सुनेंगे। नीतीश कुमार का अनकट भाई, कहां पर उन्होंने बोला है, अपने अंदाज में कहना है, ये नीतीश कुमार है। प्रोटोकॉल की नीतीश जी ने आवाज भीम है, लेकिन शांत हो जाइए भीम, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुन लीजिए, आपके परम आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने 13 दिसंबर 2003 को क्या कहा था, उसके बाद मैं आपको प्रोटोकॉल की परिभाषा भी बताऊंगा। दोनों सुन लेते हैं। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। गुजरात तरक्की कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। कि इस इलाके में मुझको कृषि मंत्री के रूप में भी आने का मौका मिला था जब यहां भूकंप हुआ, लेकिन इतने कम समय में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम हुआ, इसके लिए मैं गुजरात वासियों को सलाम करता हूं, और गुजरात सरकार को जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं, बधाइयां देना चाहता हूं। बहुत काम हो रहा है गुजरात। अब गुजरात की बाहर एक अलग छवि, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी की एक अलग छवि प्रचारित की जाती है, लेकिन मैं नहीं जानता उनसे इनका कोई नुकसान नहीं होता है इससे। लेकिन गुजरात की छवि को एक बिगाड़ने की कोशिश होती है, वो एक अलग प्रश्न। लेकिन जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है उसका उतना प्रचार नहीं होता है जितना प्रचार होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वह तो एक दाग है, बदुआ धब्बा, लेकिन हम अगर उसी को याद करते रहें और बाकी चीजों को भूल जाए तो यह भी ठीक नहीं। जो काम हो रहा, बड़े पैमाने पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो रहा,
सारी चीजों के डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूं और गुजरात के लोगों में दम, कच्छ के लोगों में खास करके दम। अब मैं बहस को आगे बढ़ा उससे पहले बता देता हूं कि प्रोटोकॉल बुक क्या कहती है, जिसे राष्ट्रपति ने खुद हस्ताक्षर किए हैं, जिसको ढाल बनाकर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। क्या प्रोटोकॉल ये कहता है कि साथ में बैठे मंत्री की तारीफ की जाए? देखिए क्या कहता है प्रोटोकॉल भाषणों के बारे में। आप सुन लीजिए। साबिर अली जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और सुधांशु मित्तल जी मैं भी आपके पास आने के लिए बेचैन हूं। राष्ट्रपति ने 26 जुलाई 1979 को जारी की थी प्रोटोकॉल की अधिसूचना। ये पहला फैक्ट। प्रोटोकॉल में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोगों के वरीयता का निर्धारण किया गया है। रोजमर्रा के कामकाज में प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करना जरूरी नहीं है। सिर्फ सरकारी समारोह में प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होता है। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट्स के हिसाब से ज्यादातर होता है, कौन कब बोलेगा इसके हिसाब से होता है। प्रोटोकॉल में केंद्र के कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री को बराबर का दर्जा है। प्रोटोकॉल लिस्ट में कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री 7वें नंबर पर हैं। प्रोटोकॉल में ये नहीं बताया गया है कि कौन क्या बोलेगा और क्या नहीं। साबिर अली जी सुन रहे हैं? प्रोटोकॉल में ये नहीं बताया गया है कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं। मैं यही तो आपका जवाब लेता हूं ना सर, आपका जवाब लूंगा जी। अरे आप नहीं कह रहे, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे प्रोटोकॉल कोई चीज होती है। प्रोटोकॉल अच्छा आप नहीं कह रहे तो बता दीजिए कि नीतीश कुमार गलत थे। उन्होंने मैं अभी ब्रेकिंग न्यूज चला देता हूं। अरे दीपक जी डिबेट साबिर अली कर रहा है, वहां पे डिबेट नीतीश कुमार ने कहा प्रोटोकॉल कोई चीज होता है तो नीतीश जी से 1:1 कर लीजिए। नीतीश 1:1 कर लीजिए। डिबेट साबिर अली कर रहा है। एक चीज करवा दीजिए फिक्स। आप करवा दीजिए। मेरा एक आग्रह है। अरे साबिर अली जी पहले यही फिक्स हो जाए। आप नीतीश कुमार जी से डिबेट फिक्स करा दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात करने को तैयार हूँ। कितना टाइम वो देंगे लाइव चलाऊंगा। आपका चैनल का भी कोई आदमी नहीं होगा, जज का है, पार्टी का नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कहा जाता है माने और मतलब, एक तो मीनिंग है, एक उसकी व्याख्या है। व्याख्या करने के लिए मैं बैठा हूं, इसलिए मैं करने के तैयार हूं। आप सुनिए, ये अपनी विचार है, इंसान की अपनी संस्कृति है, अपनी सोच है कि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हमको किस तरह की बात करते हैं। आपके टीवी चैनल पर जितनी भी बात लिखी गई, मैं समझता हूं कि इस पे मुझे कहीं आपत्ति नहीं है, गर्व है। और वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता का सराहना करना चाहता हूं, और कोई कहीं जाए उसको अच्छा काम दिखे, अगर वो मेरा जानी दुश्मन भी है तो उसकी सराहना की जाए। उन्होंने वो पार्ट नहीं पाया। ये कहां था साबिर अली जी? कोई दूसरा भाषण सुन के आए क्या? निरपेक्ष था साबिर अली जी, दूसरा भाषण सुन के आए क्या? कि आपने दंगा कराया वो बहुत अच्छा। साबिर अली जी आपको बदनाम किया गया। उन्होंने कहा मतलब नीतीश कुमार के लिए कुर्सी है, कुर्सी नहीं मिटाया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब अवसरवादिता है नीतीश कुमार के लिए। आप जैसा इस देश के अगर 5 वरिष्ठ पत्रकार है, उसमें दीपक चौरसिया भी आते हैं, आपको कम से कम क्या हम लोग इंसाफ की बात करनी चाहिए। हमारी बात कीजिए, क्या सबकी बात सुनिए, फिर इंसाफ की बात कीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। सुधांशु मित्तल जी कितना सहमत है आप जेडीयू के तर्क से? मैं तो परसेप्शन की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। सुधांशु मित्तल जी कितना सहमत है जेडीयू के तर्क से? मैं अब एक सबसे निवेदन चाहूंगा, मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला हूं, मुझे बीच में टोका ना जाए। एक वो जो गाना था वो जरा मैं साबिर अली जी से लेकर सबको सुनाना चाहता हूं कि हम बेवफा हरगिज न थे पर तुम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा जो हम गुनाह कर ना सके। ये तो हमारी स्थिति रही। अब पहले बात करते हैं नीतीश कुमार जी की। मुझे जो सबसे ज्यादा बात अभी चुभी है उनके उसमें, वो बुजुर्गों के सम्मान की बात कर रहे थे। नीतीश जी देखिए, एक और बड़ा प्यारा गाना था कि न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। आप ये कह देते हम मान जाते, लेकिन आप क्या कह रहे? आप इल्जाम लगा रहे हैं, और क्योंकि आप इल्जाम लगा रहे हैं इसलिए हमें जो है आज जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आता हूं, जो उनसे उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं वो बात कहेंगे। वो क्या बात करें कि बुजुर्गों की इज्जत नहीं हुई है। अरे नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस को आप भूल गए क्या? आपके तो मेंटर थे, आपके तो गुरु थे वो।
और उनके साथ आपने क्या करा वो भूल गए क्या? अरे इज्जत करके जॉर्ज साहब के साथ आप जाइए, आप बोलिए नहीं, अब देखिए आप बोलिए नहीं, अब मुझे राइट दीजिए, आपको जो बोलना है बोलते रहिएगा। सबीर अली जी ना आपको जो बोलना है बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। हमको मिलना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जहां तक जॉर्ज फर्नांडिस का सवाल है, वो शायद बुजुर्ग थे ही नहीं। एक सेकेंड, जॉर्ज फर्नांडिस जी का जहां तक सवाल है वो तो शायद बुजुर्ग थे ही नहीं, वो उनके मेंटोर भी नहीं थे। अरे समझौता समता पार्टी से हुआ था, जनता दल तो बाद में आया था। समझौता जनता समता पार्टी से कब हुआ था? 96 से पहले हुआ था। तब तक तो अडवाणी जी आपकी नजर में बड़े क्रिमिनल थे, क्योंकि बावरी ढांचा ढह चुका था और सबको ये कहना था कि भाई अडवाणी जी के नाम पे जो है वो नई चीजें हो सकती, क्योंकि ये सांप्रदायिक है। उसके बाद क्या करते हैं आपने समझौते भाजपा से कर लिए। आप अभी प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, मैं बड़ा उनका ओजस्वी भाषण सुनता हूं। नीतीश कुमार जी हमारे बहुत दोस्त रहे हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या भाषण में वो कह रहे हैं कि देखिए प्रोटोकॉल है। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या है कि आप जो है नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि देश आपका इंतजार कर रहा है, ये प्रोटोकॉल है। आप कहेंगे ये जो हुआ था 2002 में उसका प्रचार नहीं होना चाहिए, अब वो मतलब इसका आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रोटोकॉल है। और आपके यहां एक मुख्यमंत्री जब आता है उसके साथ आप क्या क्या भाषा इस्तेमाल करते, तब प्रोटोकॉल नहीं है। एक मुख्यमंत्री को दूसरे मुख्यमंत्री के राज्य के बारे में, उसके कार्यशैली के बारे में क्या बोलना चाहिए, ये प्रोटोकॉल नहीं है। अरे छोड़िए इन बातों को, ये धर्मनिरपेक्षता, ये फिरका परस्ती, ये सब शब्दों को इतना आपने अब्यूज कर रखा है, इतना मिसयूज कर रखा है कि इनके मायने खत्म हो गए। आप फिरका परस्ती की बात करते, आप दंगों की बात करते। अच्छा, मैं तो अभी इतिहास नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि अगर इतिहास सुनाने लगूंगा तो बहुत कुछ निकल जाएगा। किसी का प्रवचन सुनाएंगे तो दूसरे का मौका नहीं मिलेगा ना। आप सवाल जवाब सिर्फ ये कहना है, सत्य कम से कम सुधांशु जी खत्म कीजिए, बात रखने का मौका। अरे मुझे 1 मिनट और खत्म करने दीजिए। सबीर अली जी आप इतना क्यों हो रहे हैं? 1 मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। आप 17 साल के इतिहास को तो आप जानते ही नहीं होंगे। आज यहाँ बैठ के सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 17 साल का क्या इतिहास है नीतीश कुमार जी का और भाजपा का क्या इतिहास है? उसी बात को, अरे छोड़िए, आप उसी बात को छोड़िए ना, लंबे चौड़े। अच्छा मैं खत्म कर लूँ, 1 मिनट आप चुप रहेंगे? अगर 1 मिनट में खत्म कर लूंगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। 1 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं खत्म करना चाहता हूँ। आज जो क्लिप दिखाई है, उस क्लिप के बाद आपने न केवल शर्मसार करा पूरी राजनीति को, आज इसके बाद आप लोग तो कुछ कहने वाले बनते ही नहीं है। इसने साफ जाहिर कर दिया, ये दंगों का विषय उठाया और ये सारा विषय करा। एक चीज और कहना चाहता हूं, इस देश में जनादेश का आदर भी करना सीख जाइए। 2002 के दंगे के बाद 3 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कि गुजरात की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को पूर्णतः बहुमत देके जिताया है और कहा है हमें विकास चाहिए, हमें ये इल्जाम नहीं चाहिए। आज सारी प्रक्रिया हो गई कानून की और एक दाग जो है नरेंद्र मोदी भाई पे डायरेक्टली नहीं लग पाया। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है, बहाने आपको बनाने की जरूरत नहीं थी। आपको जाना था, आपको लगता था आपकी राजनीति के अंदर आपको मुसलमानों की वोटें चाहिए, जरूर लीजिए, हमें उसका कोई आपसे गिला नहीं है। लेकिन हमें आरएसएस की बात न करिए, आरएसएस के आपके क्या संबंध है और आरएसएस की क्या बात करिए। रीता जी बहुत देर से हाथ उठाए हुए, मैं पहले रीता जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी टाइम खत्म होता है आपका। रीता जी, बचपना लग रहा है कि पूरा वो देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। सुधांशु जी लगातार 5 मिनट तक बोलते रहे और लबोलबाब क्या निकला कि धर्मनिरपेक्षता बकवास है। लबोलबाब इनका क्या है कि देश की मंशा को देखिए, किस मंशा की बातें कर रहे हैं। अभी तो देश के स्तर पर 2004 में पिट चुके, 2009 में पिट चुके। ये तो जनादेश का सम्मान करना सीखें। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, कितने प्रतिशत वोट मिले इनको गुजरात में? 41-42%। अभी भी 60% लगभग लोगों ने गुजरात में इनके खिलाफ वोट डाला है। किस बहुमत की बात आप कर रहे हैं? सिर्फ सीटें आ जाने से व्यक्ति पाक साफ नहीं हो जाता। सिर्फ सीटें आ जाने से पार्टी का
की छवि नहीं बदल जाती है। और आप लोग तो हैं ही है फासिस्ट, आप तो कहेंगे कि हम किसी चीज की परवाह नहीं करते, हम आगे जाते पर देश परवाह करता है। क्या करा था? 20% अपनी आबादी का, अकलियत का, अल्पसंख्यकों का पहचान देश होता है। 70%, अब आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोली, आप प्लीज मुझे बोलने दो। और 70% इस देश के लोग आज भी निरपेक्षता के आधार पर अन्य पार्टियों को वोट देते हैं। अब जहां तक बिहार का प्रश्न है, विश्वासघात की बात आप करें, आप कहते हैं इन्होंने 2003 में ये कहा, आज ये कह रहे हैं, माफी मांगी उन्होंने, माफी क्या, अपनी त्रुटि को सुधार रहे हैं। मोदी जी सुधारे ना त्रुटि को, कहे कि मुझसे गलती हुई 2002 में, क्यों नहीं पब्लिकली बोलते हैं? 1984 का दंगा हुआ, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने एक नहीं, सदन के अंदर और बाहर देश से माफी मांगी। कहिए आप भी माफी मांगिए कि जो 2002 में हुआ उसके लिए मैं बहुत तकलीफ है, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। आप वो नहीं बोलेंगे, आप दूसरों पर प्रहार करेंगे और आप कहेंगे कि हम देश को एक साथ लेकर चलेंगे। आप बुरी तरह चुनाव में पिटेंगे। और बिहार में भाई आरजेडी है, जेडीयू है, ये जो पार्टीज हैं इनका अस्तित्व है, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व आज पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में, सूबों में है। तो वो तो उनकी जमीन भी एक है, उनका जो वोट बैंक है वो भी एक ही है, दलित और ये बैकवर्ड एंड मुस्लिम और थोड़े बहुत सवाल, तो ऑब्वियसली उनके बीच में टकराव समझ में आता है। पर अगर आप ये कहें कि आप ही पाक साफ हैं, ये बहुत गलत है। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर उस वैल्यू को बचा कर रखा है जिसके लिए हमारी संस्कृति और सभ्यता जानी जाती है, और वो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। यू बिलीव इन डिविसिव पॉलिटिक्स। आप हंसते रहिए, हंसना तो बहुत आसान है, लेकिन आप अगर दिल के रहने चाहिए, शेर बनने से, शेर बोलने के बाद आप तोड़ने में, आप निरंतर तोड़ने में विश्वास करते हैं, तभी आप अमित शाह जैसे लोगों को यूपी भेजते हैं। आप तोड़ने में विश्वास करते हैं, तभी अयोध्या को हर बार चुनाव के वक्त पर सामने लाके खड़ा करते हैं। बहुत आप बात करते हैं विकास की, और आपके प्रचार समिति के अध्यक्ष यूपी में आने की सोच रहे हैं, सबसे पहले अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। आप करते हैं अवसरवादिता, आप अवसर आता है तो किसी को भी, राम के नाम को भी आप बेच सकते हैं। आप लोगों से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या है, 1999, 2004, 2009 पिट चुके, 2014 में भी पिटेंगे, आप चौथे नंबर पर जाएंगे। चलिए रीता जी, आपने भी बड़ी लंबी अपनी बात कही, लेकिन लब्बो लुआब उसका यह है कि बॉल को दूसरी तरफ खेलती रही रीता बहुगुणा जोशी जी। जो सीधा सवाल है जो मैं बार बार साबिर अली के सामने उठा रहा हूं, साबिर अली साहब, प्रोटोकॉल ये कहा कहता है कि नरेंद्र मोदी को देश का नेता बता दें नीतीश कुमार जी। देखिए, मैं आपको, उन्होंने, सुधांशु जी ने 3 बातें कही, मैं तीनों बात का बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा। इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की बात की, हम तो उनको इज्जत किए, आखिरी मौके तक उनको राज्यसभा में चले गए जब उनको बिल्कुल बहुत लाचार हो गए थे, जिस्म से मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद भी हम लोग राज्यसभा में लेके गए। आज भी हमारे यहां वादनीय, जिन्होंने मुजफ्फरपुर से टिकट क्यों नहीं दिया था, पकड़ के 1 मिनट साबिर अली साहब, मुजफ्फरपुर से टिकट क्यों नहीं दिया था, लड़ना पड़ा उनको राज्यसभा। सुनिए, देखिए दीपक जी, आप, मैं वही था मुजफ्फरपुर लोक चुनाव में, आप अगर हॉट सीट पे बैठे हैं, आप भी करेंगे तो मेरी बात क्यों नहीं, उस वक्त तो उनको लोगों ने बुला के मैं जिसने मोदी जी को उंगली पकड़ के चलाया। देखिए दीपक जी, आप जब उसमें पार्ट लेने लगेंगे तो हमारी बात कहां सुनी जाएगी? जज को तो सुनने का काम है, जज अगर वकालत करे, वकील तो हम लोग अपने पार्टी का। साबिर अली जी, आप सुनिए, तटस्थ नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। मैं तटस्थ नहीं रह सकता, गलत। दीपक जी, अरे आप सुन लीजिए, तो आप सुनिए तो सही, आप हमारा जवाब तो सुन लीजिए। आ रहा हूँ मनोज जी, डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूँ कि मोदी जी को जिसने उंगली पकड़ के चलाया, उसको कोने में सबसे पहले केशु भाई का कत्ल कर दिया, उसको कोने में डाल दिया। उसके बाद वहां दूसरे थे, उनको कोने में ढकेल दिया, रूम लॉक कर दिया। अरे भाई, जोशी जी उनको लगा दिया दूसरे कोने पर। तो अडवाणी जी जो इनके शीर्ष नेता थे, उनको बोला कि रूम में बंद हो जाओ, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यह है नरेंद्र मोदी, और ये उनका आदर करते हैं लोग, जिसकी बगैर
ये लोग फैसला लेते हैं। जिसने दो एमपी से 182 तक पहुंचाया, उसका ये लोग कदर कैसा करते हैं, ये पूरा देश देखा, पूरा दुनिया देखा। आप आ जाइए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। नीतीश कुमार 2005 में सबसे पहले सत्ता में आए और आप 2005 में सत्ता में बिहार में आया, उसके बाद मुख्यमंत्री बीजेपी वाले कोशिश करते रहे कि नरेंद्र मोदी यहां आ जाए। नीतीश कुमार ने कहा किसी कीमत पर नहीं। और 2005 से 2013 8 साल का लंबा वक्फा आपने साथ में हमारे साथ हुकूमत में रहे। जितना लश्कर लेना था सब लिए, आप जितने रसगुल्ला था सब खाया, रसगुल्ला गार गार के खाया। हम इस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने कहा कि जितना लश्कर मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया, नरेंद्र मोदी को हम लोग, अरे रसगुल्ला खाया मतलब बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया। साबिर अली जी, नहीं हम नहीं कह रहे, मतलब बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया, रसगुल्ला खाया। तो आज कह रहे हैं इनके लोग आज कहने लगे कि भ्रष्टाचार है। इसका मतलब है उनको पता है और इसके लिए कोई नई बात नहीं है। उसके लिए अभी 3 दिन पहले उदाहरण आया है कि इनका सबसे करीबी, नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मंत्री जेल के अंदर चला गया। ये मैं नहीं कहता हूं, आप देख लीजिए कर्नाटका का क्या हासिल हुआ। अरे वो गुजरात की बात है तो बिहार की करा था। इनके साबिर अली जी, आपका भाषण खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यही बात है। अरे हमारी पार्टी रीता जी 1 मिनट, लेकिन मेरी रीता जी 1 मिनट है उस सिर्फ एक पॉइंटेड सवाल। डॉक्टर साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। साबिर अली जी मेरे सवाल का जवाब देने को राजी नहीं है। मैं अपनी बात नहीं रखूंगा तो इंसाफ कैसे होगा। साबिर अली जी मेरे सवाल को अवॉइड करना चाहते हैं। साबिर अली जी सवाल तो सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं, सवाल सुन लीजिए, बताया जाए। प्रोटोकॉल में ये कहा लिखा है कि नरेंद्र मोदी का देश का नेता प्रोजेक्ट करे 2003 में नीतीश कुमार। कहां लिखा है मुझे बता दीजिए। कतई नहीं, आप भी खुद मुस्कुरा रहे हैं। नहीं उन्होंने प्रोजेक्ट किया। इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। इस बात का खंडन करता हूं, मैं इसका खंडन करता हूं। नीतीश कुमार जी ने कहीं नहीं कहा। सुनवाओ फिर से। स्क्रीन पे चला उसमें नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। उन्होंने ये बात को नहीं कहा। उन्होंने कहा खड़े आदमी के आप सत्य को ठुकरा देगा तो दीपक जी आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा। अगर जाते वक्त प्रोटोकॉल मैं ये कहता हूं देख के हाथ मूंद लीजिए और कहिए नहीं ये झूठ है तो मैं और आप क्या कर लेंगे दीपक जी। अब साबिर अली जी को तो वो जो एमपी का रिकॉर्ड था कि उसकी स्वीट ये मुझे पता है। आपको ध्यान है बीजेपी सीडी को पूरे देश में बंटवाने जा रही है। तो स्वीट है। अब इनके साथ बीजेपी सीडी को पूरे देश में बंटवाने जा रही है। अक्षर में आया कि अडवाणी जी का आशीर्वाद मिलकर मैं कृतज्ञ हो गया। और उसी के 2 घंटे के बाद अडवाणी जी का इतना बड़ा चिट्ठी आता है कि डिक्टेटरशाही नहीं चलेगी। तो इस देश में डिक्टेटरशाही, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके वरिष्ठतम सबसे वरिष्ठतम श्री अडवाणी जी कह रहे हैं। इसके बारे में अरे नीतीश कुमार की बात हो रही है आज, अडवाणी की नहीं चलेगी। आप क्या लग रहे हैं हमारे मामलों में नरेंद्र मोदी कुमार ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला, अडवाणी जी के बारे में नहीं। आपके यहाँ चलता है ये मुझे पता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं। आप कहते हैं साहब आप हमारी आपकी बात करिए ना, बात हमारी और आपकी हो रही है। साबिर अली जी, अरे बात तो मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। साबिर अली जी मैं डॉक्टर मनोज झा के पास जाऊंगा, बहुत देर से नहीं गया हूँ। डॉक्टर मनोज झा के पास, ये नरेंद्र मोदी। साबिर अली जी मुझे मालूम है, मैं डॉक्टर मनोज झा के पास जाऊंगा। पैसे का बहुत बैकअप है। सुधांशु जी 1 मिनट, देश के बड़े इंडस्ट्रीज। सुधांशु जी, साबिर अली जी, मुझे इनकार नहीं है, उनका मीडिया मैनेजमेंट के लिए बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा है, ये भी मैं मानता हूँ। दीपक भाई, मैं कुछ बात तो मानने को तैयार हूँ। दीपक भाई एक मिनट, डॉक्टर मनोज झा के पास चलता हूँ। उसके पहले साबिर अली जी को सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। साबिर अली जी आप जो भी तर्क दे ले, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मनोज झा जी शुरू हो जाइए अब आप। मेरा तर्क, मैं यही बात कह रहा हूँ। हाँ, दीपक भाई सच्चा है, अच्छा है। दीपक भाई
और बुलंदी के साथ मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने ऐसी कोई प्रत्यक्ष वक्तव्य नहीं दी जिस अलाउ करें। साबिर अली जी नहीं बोला। साबिर अली जी जाते हैं तो साबिर अली जी साबिर अली जी जाना है। रीता जी का क्लोजिंग कमेंट। गिरफ्तार की रीता जी अगर कोई गलत भी है तो उसके घर में जाके उसको गलत नहीं करता, उसका लिहाज करता है। वहाँ की जनता का लिहाज किया, वहाँ की जनता के भावनाओं का लिहाज किया कि भाई तुम्हारे सामने मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकता। सब जाने वाले हैं, मैं किस किसका लूं? अरे सर की बुलंदी है। दीपक भाई, अच्छा मनोज झा और रीता बहुगुणा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट मुझे पता है, दोनों को जाना है। सबसे पहले डॉक्टर मनोज झा। जी, साबिर अली जी से भी मुआफी के साथ अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं। ऐसा है दीपक भाई कि ये पूरी आपके ही चैनल में मैंने पहली बार शायद ये कहा, आपके ही चैनल में मैंने पहली बार ये कहा था कि इस पूरी कथा क्रम में हम जो एक बात मिस करते हैं कि आडवाणी जी और नीतीश जी और शरद यादव जी कहीं न कहीं इस स्क्रिप्ट को साथ साथ लिख रहे हैं। यह मसला सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आडवाणी जी में 17 गुण हो सकते हैं, 100 गुण हो सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का गुण नहीं है। उनके अंदर इन्होंने 2 चुनाव लड़े हैं, तो किसको बरगला रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज जितना वीक डिफेंस मैं साबिर अली जी का और नीतीश कुमार जी के मुंह से सुन रहा हूं, मुझे लगता है कि इन्होंने पूरे एक हफ्ते में अगर किसी भी चीज का सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो गैर संप्रदायवाद की राजनीति का नुकसान किया है। क्योंकि कितनी बातों को आप झुठलाएंगे? आप दोनों हमराज रहे हैं और अभी कल से और देखिए, अभी तो आज इंडिया न्यूज पर हम लोग बहस कर रहे हैं, बहुत सारे दफन राज बाहर निकलेंगे, क्योंकि नीतीश जी की राजनीति कभी भी सेक्युलरवाद की राजनीति नहीं रही है। उन्होंने फिरका परस्ती को पोषित किया है और यह दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग आज सेक्युलरवाद का लबादा ओढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे। डॉक्टर मनोज झा आपकी बात मानी। रीता बहुगुणा जोशी, धन्यवाद दीपक भाई। देखिए, ये विवाद काफी बिल्कुल एकदम व्यक्तिगत हो गया है 2 पार्टियों के बीच का, पर कुछ तथ्य हैं दीपक जी जो सबके समक्ष हैं। गठबंधन की राजनीति इस देश का एक भाग बन चुकी है। जेडीयू के हट जाने के बाद जो आपका एनडीए है वो पूरी तरह से बिखर गया है, और इसके बिखर जाने से स्पष्ट है कि अब एनडीए में कुछ बचा नहीं है। जो क्षेत्रीय पार्टियां वो एक एक करके, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, जगह जगह कोई इनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, कोई प्रीपोल अलायंस करने को तैयार नहीं है। देश ये देख रहा है कि अलग थलग एनडीए पर भारतीय जनता पार्टी पड़ गई है, और अपने वजह से पड़ी है, जो खुलकर आरएसएस को सामने लाई है, तो उसको तो अलग थलग पड़ना ही है। तो जब जेडीयू में इतने सारे लोग थे तब ये 272 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाए, तो आज सिर्फ एक व्यक्ति के कंधे पर चढ़कर, जिसका कद किसी भी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी से ऊंचा नहीं है, जिसका किसी भी दिन कद 1996 के आडवाणी और अटल जी से ऊंचा नहीं है, वो 2014 में कोई तलिस्मान बन जाएंगे, ये बात गले के नीचे किसी के नहीं उतरती। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि जो भी चुनाव आएगा उसमें कौन किसके साथ रह गए तो सब पार्टियों का हाईकमान तय करेंगे। न मैं तय कर सकती हूँ, ना सुधांशु जी, ना साबिर अली साहब, ना कोई। लेकिन हकीकत यह है कि 2014 में सेक्युलर से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगी, और ऐसे भी जनता इस देश की उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। मैं निवेदन करूंगी, मुझे जाना है एक दूसरे प्रोग्राम में, अगर आप मुझे छोड़ दें, फ्री कर दें। बिल्कुल रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीपक बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु मित्तल जी, आप तो पहले रिजेक्ट हो गए, मैदान में आने से पहले ही। नहीं, मेरी आपको आपके सहयोगी ने रिजेक्ट कर दिया, देश की सबसे बड़ी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। की है वो मुझ पे किए हैं, इसलिए हमको मौका मिलना चाहिए। मनोज झा जी जो बोले वो मुझ पे बोले, इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिए। मनोज झा जी आपके पास ही आ रहा हूं। जी तो आजकल पूरा मौका है, खेल रहे हैं, रोज सुबह को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल चुके उसके बाद खेलने के लिए सुबह अकेले में प्रैक्टिस करते हैं ये लोग कि कैसे बॉलिंग और बैटिंग करना है। दोनों आजकल एक साथ बॉलिंग बैटिंग का ये लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, इसलिए जो मनोज झा जी बोले उस पर हमको बोलने का मौका मिलना चाहिए। दीपक जी, अब तो मैं बोल लूं, फिर ये बोलते रहे जो है उसका जरूर जी के पास चलते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं। खाली मनोज झा जी को आपके दिलाने देता हूं। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना याद दिला दूं कि मनोज झा जी को नहीं भूलना चाहिए कि लालू जी जब बिहार में मुख्यमंत्री बने पहली बार,
तो उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि सेंटर में सरकार थी और सरकार किसकी थी और किसका सपोर्ट था और किसके रहमो करम पे लालू जी का मैं आदर करता हूं, बड़े लीडर हैं, कौन से परिप्रेक्ष्य में वो किसके किसके लोग थे, कौन कौन दल के विधायक थे और कैसे वो मुख्यमंत्री बने। जो 4 साल का कार्यकाल था किनके सपोर्ट पे खड़े रहे, मनोज झा जी भूल गए ये, इसलिए उनको ये बात शोभा नहीं देता कि हम लोगों ने जो बात की थी, हम जो बीजेपी के साथ थे बिल्कुल नेशनल एजेंडे के साथ क्लियर थे कि इन्हें कहीं समझौता नहीं। मैं आज भी कहता हूं 17 साल निभाया, ईमानदारी से निभाया, 7.5 साल बिहार में राज किया, ईमानदारी से काम किया, आपकी बात अच्छा काम किया और एक भी ऐसा कोई कह दे, मेरी चुनौती है कि किसी भी कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन हुआ लालू जी के राज में 71 केस ऐसे हैं जो मेरे पास दस्तावेज के साथ है, अगर कोई चुनौती देना चाहे तो दे दे कि उन्होंने उनके राज में दंगे हुए और कैसे। सुधांशु जी को सबूत दिखा रहे, सुधांशु जी को सबूत दिखा रहे, सुधांशु जी आपका वक्त शुरू होता है, आप साबिर अली जी शांत। इस तरह के बहुत खिलाड़ी हैं, सुबह आपस में वो गूगली करके वो सीख लेते हैं कौन कहां से बॉलिंग करेगा, इसलिए मनोज जी की बॉलिंग। तो आप कौन से अनाड़ी है? अगर वो खिलाड़ी है तो आप कौन से अनाड़ी है? अरे हम लोग तो जनता के तरफ से है, हम लोग खिलाड़ी और अनाड़ी नहीं है, हम लोग जनता के सेवक है और बिहार का जो प्रचंड बहुमत इसके लिए सेवा के लिए लगे हुए सेवक लोग हमारा बिगाड़े। अब मेरा चांस है, जनता के सेवक बहुत है। सुधांशु जी की भी सुन लीजिए आप। मैं पहले जो अपने दोनों साथी चले गए हैं उनके जवाब दे दूंगा, फिर मैं सबीर अली जी पे आता हूं। गीता बहुगुणा जी बड़े उत्साह के साथ, हमारे पास वक्त सिर्फ 3 मिनट का है, 1.5 मिनट बांट लीजिए। 3 मिनट में 2 मिनट, वो बड़े धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही थी। 5000 सिख समुदाय के लोगों का कत्ल करवाने के बाद ये धर्मनिरपेक्षता की बातें करेंगी तो भैया बड़ा हास्यप्रद होगा। MIM के साथ समझौता करने के बाद ये धर्मनिरपेक्षता की बात करिए तो भैया मैं फिरका परस्त अच्छा हूं। केरल कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद ये धर्मनिरपेक्षता की बात करिए तो मैं भी कम्युनल अच्छा हूं। यहां तो नहीं इन दोनों की इनकी बातें। डॉक्टर साहब बड़े आदर्शवाद की बात करें तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मेरी तरफ से भाषण दे रहे हैं या RJD की तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे ये ढकोसला है धर्मनिरपेक्षता का, ये अपने यूज करा जाता है, मिसयूज करा जाता है। तो ये तो मैं कहता हूं क्योंकि ये तीनों पार्टियां जो है इसके अलावा कुछ नहीं करती हैं। जब इनको मौका पड़ता है तब धर्मनिरपेक्ष हो जाती है, जब मौका मिलता है तो राष्ट्रीय हित में जो है ये वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ मिला देती है। तो इन सब ईमानदारियों से इनकी किसी से उम्मीद करनी चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आती है बात साबिर अली साहब के साथ। साबिर अली साहब आपके साथ मैं सिर्फ एक व्यक्तिगत बात बतला दूं, जैसे नीतीश कुमार जी को इतना बोलना पड़ा है, ना बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी चीजों का मैं साक्षी हूं कि जब बोलने लगूंगा ना तो शर्मसार हो जाएंगे। वो हमारे दोस्त रहे हैं। एक आपने देखी ना, एक ही झलकी जो अभी दिखाई गई 2003 के दिसंबर की, उसी से शर्मसार कर दिया। असलियत क्या सत्य है, वो कैसे बने मुख्यमंत्री, क्या था क्या नहीं था, बहुत लंबी फहरिस्त चीजों की। एक मिनट देखिए, अब आप बोले मेरे 3 मिनट खत्म हो जाने दीजिए, मेरे 3 मिनट खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद जो बोलना बोलिएगा। 3 मिनट में आपने खत्म कर लूं। अरे साबिर अली जी बोल लेने दीजिए ना, खत्म कर लूं, उसके बाद जो बोलना आपको बोलिएगा। गुजारिश करता हूं मैं 3 मिनट का हकदार हूं, मैं 3 मिनट का हकदार हूं। आपकी गुजारिश से कुछ नहीं होगा। मेरे पास 3 मिनट का हकदार हूं, उसके बाद जो बोलना बोलिएगा। जो कर्तव्य है मैं करनी 3 और मिनट का हकदार हूं, आपको उसके बाद जो बोलना बोलिएगा। किनारे लगूंगा तो मुझे साबिर अली साहब 3 मिनट मेरे का हक है और मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं, मैं आपकी तरह छिछलेबाजी नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा। इल्जाम तो मैं बहुत लगा सकता हूं, छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। मैं आपको राजनीतिक चुनौती दे रहा हूँ कि आप ये जो ढकोसला कर रहे हैं, आपको छोड़ना तो आप जाते, हमें कोई दर्द नहीं है। आपके साथ हमें राज बोले, आप बोले जितना मैं तैयार हूँ। हम व्यक्तित्व है, वफा की है, उनको पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं होगा। इस देश में बेवफा और बावफा कौन है ये तय होगा। आपके कहने से हो जाएगा क्या? आपने कहते हम धर्मनिरपेक्ष है और हम जो है
का परिश्रम हम मान लेंगे। डिबेट अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा समय खत्म होता है। आज देश के सामने आपका ये नाटक खत्म हो चुका है। आपकी उसको भी लेके आ जाओ, मैं तैयार भाई की जब आप डिबेट करने के लिए गुणगान गा रहे थे क्योंकि आप रेल मंत्री बने, और रेल मंत्री कैसे बने? इसलिए आपने कहा कि बहुत कुछ मैं नहीं कर सकता। अरे रोका किसने है? 2000 से नहीं, 96 से मैं बोलता हूँ ना, दीपक जी मेरी गुजारिश है, फिर बात करेंगे। साबिर अली जी, मैं कल ये डिस्कशन रखूंगा, एक घंटे में सब्जेक्ट बांट लेंगे। लेकिन मैं जनता को बता दूं, ये 17 साल के दोस्त हैं जिनका तलाक कल ही हुआ है। अब इसके बारे में फैसला आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा।